हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए फर्स्ट मेथड है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर की मेथड से हम सिंगल फेज इंडक्शन को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसा कि स्टार्टिंग टॉर्क पुअर हो रहता है, जिसकी वजह से हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को यूज नहीं करते। सेकेंड मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हम हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जिससे कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्रूव होता है, लेकिन रनिंग कंडीशन में नॉइज़ क्रिएट होती है। थर्ड मेथड है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू रनिंग कंडीशन में यूज करते हैं एज वेल एज स्टार्टिंग कंडीशन में, लेकिन लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज करते हैं, जिसकी वजह से टॉर्क हमारा कम मिलता है, जिससे ये मेथड्स भी हम यूज नहीं करते। फोर्थ मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ये हमारी कंप्लीट स्टार्टिंग मेथड है, जिसकी हेल्प से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कम्प्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो थ्री मेथड्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड मेथड मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन थ्री मेथड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के मेथड में हम जानेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग नहीं है, वही स्टेटर है, वही रोटर है, बस हम इसमें थोड़े से कैपेसिटर की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से ये हमारी कंप्लीट स्टार्टिंग प्रोवाइड कराएगी। हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी इम्प्रूव होगा और रनिंग कंडीशन में नॉइज़ भी रिड्यूस होगी, जो कि पॉसिबल नहीं था इन तीन मेथड्स में। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा था, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल रहा था, लेकिन नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही थी रनिंग कंडीशन में, क्योंकि हम हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दे रहे थे। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा था, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो कम हो गया था, हम यहाँ पे नॉइज़ रिड्यूस कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे नॉइज़ रिड्यूस नहीं हुई थी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पे हमने नॉइज़ रिड्यूस कर लिया था, लेकिन हमारे स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया। तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज थे इन मेथड्स में, लेकिन जो हमारी फोर्थ मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, इसमें कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क को भी इम्प्रूव करेंगे और नॉइज़ को भी रिड्यूस करेंगे। तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन वाइज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर कैसी दिखती है। तो अगर मैं बात करूँ, ये हमारी मेन बाइंडिंग हो गई, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज किया, और यहाँ पे हमने एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में इस कैपेसिटर के। ये वैल्यू हमारी C1 है, C1 कैपेसिटर, ये C2 है। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये C1 कैपेसिटेंस की वैल्यू लो है, ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई है। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये लो वैल्यू और कैपेसिटेंस की सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है, और हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, और मैं ये भी बताऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कैपेसिटेंस का, हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस को पैरेलली क्यों कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे सिंगल फेस AC सप्लाई हम प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे हमारा सप्लाई करंट होगा, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक मेन वाइंडिंग का करंट और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। यहाँ पे हमारा रोटर है, ये हमारा रोटर हो गया, रोटर में कंडक्टर प्लेस्ड है, ये हमारा रोटर हो गया। ये मेन वाइंडिंग का इम्पिडेंस, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस, ये C1, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमने यहाँ पे सेम लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज की थी, लेकिन हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज नहीं की थी।
कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हमने हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज की थी यहाँ पे, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ कर दिया था रनिंग कंडीशन में। इनिशियली हमारा जो स्विच रहेगा क्लोज रहेगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में हम इसको ऑफ कर देंगे। तो क्या रीज़न है कि रनिंग कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ कर देंगे? क्यों ये कनेक्टेड नहीं रहता परमानेंटली एट रनिंग कंडीशन में? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या मीन्स है ये कनेक्शन का, क्यों हम ये पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं कैपेसिटर का, कैसे हम स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करेंगे, और कैसे नॉइज़ को भी रिड्यूस करेंगे। तो क्यों ये एक कंप्लीट स्टार्टिंग प्रोवाइड कराती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, क्यों ये बेस्ट मेथड है ये कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो मैं अगर मेन वाइंडिंग के इम्पिडेंस के बारे में बात करूं तो मेन वाइंडिंग का इम्पिडेंस कुछ ऐसा होगा, RM प्लस JXM। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी कि ये मेन वाइंडिंग होती है वो हाईली इंडक्टिव रखी जाती है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है हाईली रेजिस्टिव रखी जाती है, ताकि हाई फेज डिफरेंशिएट क्रिएट किया जा सके मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में। अब यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस भी यूज कर लिया, जिसकी वजह से हमारा फेज डिफरेंस और ज़्यादा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा टॉर्क इम्प्रूव होगा। अब टॉर्क कैसे इम्प्रूव होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये मेन वाइंडिंग का इम्पिडेंस हो गया, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। अब मैं अगर मेन वाइंडिंग के करंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं KVL लगा दूँ, तो मेन वाइंडिंग का जो करंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज मैं देख रहा हूँ, वी एट एंगल ऑफ 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ RM का स्क्वायर प्लस XM का स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ माइनस टेन इनवर्स XM अपॉन RM। ये मेन वाइंडिंग का करंट हो गया। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस अगर मैं बात करूं, RA प्लस JXA माइनस JXC। यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया, तो हमारा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। पैरेलल में कैपेसिटेंस एडअप हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई हो गई। तो यहाँ पे जो पैरेलल कम्बिनेशन का ऑफ कैपेसिटर जो करने का मीन्स था वो यही था कि हमारी जो स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई हो जाए। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमारा फेज डिफरेंस ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच ज़्यादा क्रिएट हो। अगर फेज डिफरेंशिएट ज़्यादा क्रिएट होगा तो टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। कैसे फेज डिफरेंशिएट ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वोल्टेज से, ये वोल्टेज हो गया, करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। लेकिन प्योर इंडक्टर में जो हमारा करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई फेज डिफरेंशिएट क्रिएट होगा, इसलिए हम यहाँ पे कैपेसिटेंस यूज करते हैं। हमारा कैपेसिटेंस यूज करने का मेन पर्पस यही है कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्रूव हो जाए, ना कि पावर फैक्टर। यहाँ पे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटेंस यूज नहीं करते। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस हो गया। अगर मैं इसकी करंट की बात करूँ तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट मैग्नीट्यूड वाइज V एट एन एंगल ऑफ 0, यहाँ पे हम KVL लगा देंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के लिए, अपॉन अंडर रूट ऑफ RA का स्क्वायर प्लस XC माइनस XA का स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स XC माइनस XA अपॉन RA। यहाँ पे हमारा जो एंगल लीड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट लीड कर रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव है और वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हाई है। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई है तो हमारा एंगल लीड करेगा, इसलिए हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट होगा वोल्टेज से लीड करेगा। जो लेकिन मेन वाइंडिंग का करंट है वो हमारा लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। यहाँ पे निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लैग करेगा वोल्टेज से, इसलिए एंगल हमारा लैग कर रहा है यहाँ पे। अब हम अगर फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर, तो हम इसके फेजर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वोल्टेज हो गया रेफरेंस, हमने यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, जिसकी वजह से हम इसको रेफरेंस ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट कैसे बनेगी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, लीड करेगी। एंगल पॉजिटिव है तो लीड करेगी कुछ एंगल से ऐसा। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट हो गया हमारा।
मेन वाइंडिंग का करंट कैसा होगा? मेन वाइंडिंग का करंट हमारा लैग कर रहा, नेगेटिव साइन लैग कर रहा, हाईली इंडक्टिव है, हमने रखा हाईली इंडक्टिव ताकि फेज डिफरेंस रेट ज़्यादा क्रिएट हो सके, और ये रजिस्टिव मेन मोर रजिस्टिव होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो मेन वाइंडिंग का करंट होगा ऐसा कुछ लैग करेगा। अब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो पावर फैक्टर किसके बीच निकालेंगे? वोल्टेज और करंट। तो मैं केवल ऑक्सिलरी वाइंडिंग और वोल्टेज के बीच पावर फैक्टर तो फाइंड कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम मेन वाइंडिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों करंट का इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाएंगे। पैरेललोग्राम, यही हमने पैरेललोग्राम लगा दिया, ये ऐसा कुछ। तो हमारा जो रिजल्टेंट करंट होगा ये कुछ ऐसा होगा, आई रिजल्टेंट करंट। अब ये जो रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो फाई होगा। ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाई पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है वो एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट होता है। तो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल फाइंड किया जो कि फाई है। और अल्फा क्या होगा? अल्फा हमारा जो एंगल ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। अल्फा हमारा टॉर्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टॉर्क की अगर हम एक्सप्रेशन लिखूँ तो फाई एम साइन अल्फा। तो यहाँ पे जो अल्फा है ये हमारा जो एंगल है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का एंगल है। और फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड दिस इज अ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन वाइंडिंग। So the torque is proportional to phi a phi m sin alpha. If alpha is high, then torque is high. So when alpha will be high? Alpha will be high when phase difference between auxiliary winding and main winding will be high. When it would be high when capacitor is connected. तो इस प्रकार से हम टॉर्क को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करके। अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो हमारा टॉर्क भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच हाई है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, तो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में क्या था? कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में जो ये वोल्टेज था, वोल्टेज के रेफरेंस में जो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट वो भी लैग कर रहा था कुछ एंगल से, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम थी। कैपेसिटेंस की वैल्यू कम थी अपनी कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में, और मेन वाइंडिंग भी लैग कर रहा था, हाईली इंडक्टिव था। ये कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट करंट की बात करूँ तो यहाँ पे रिजल्टेंट करंट कुछ ऐसा आ रहा था, ये आई। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर था हमारा कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का, ये फेजर डायग्राम है। तो हमारा जो पावर फैक्टर है, ये वोल्टेज करंट के बीच ये फाई, और जो अल्फा होगा ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच ये अल्फा है। तो हमारा जो अल्फा कम हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अल्फा हाई कम हो गया, सॉरी अल्फा यहाँ पे कम हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में। अगर अल्फा कम है यहाँ पे, तो जो अगर अल्फा कम हो गया तो टॉर्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर अल्फा कम है तो साइन अल्फा कम हो जाएगा, साइन अल्फा कम हो तो टॉर्क भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा हाई है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में। अगर अल्फा हाई है तो टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करके टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं। अल्फा को इंक्रीज करके हम टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं। अल्फा को कैसे इंक्रीज करेंगे? हम फेज डिफरेंस क्रिएट करके मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में। तो इस प्रकार से हम टॉर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो गया। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई। तो अगर फाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही तो पावर फैक्टर कम होगा, अगर फाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कम है, फाई अगर कम है तो पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि कॉस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर मैं कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो फाई है ये हाई है एज कम्पेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर एंड इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर हाई है तो पावर फैक्टर कम होगा। तो कैपेसिटर एंड इंडक्शन मोटर में हमारा पावर फैक्टर कम मिल रहा था, लेकिन कैपेसिटर रन इंडक्शन में हमारा पावर फैक्टर मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाई कम है रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच में। तो अगर ये फाई कम है तो पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा।
यहाँ पे आप वैल्यू फाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो पावर फैक्टर है डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर फाइव मिनिमम है तो पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा, अगर फाइव इंक्रीज कर रहा है तो पावर फैक्टर डिक्रीज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइव कम है तो पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहा है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। लेकिन कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमारा फाइव ज़्यादा, क्योंकि रिजल्टेंट करंट तो ये है, तो रिजल्टेंट करंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच के एंगल पावर फैक्टर होगा। तो यहाँ पे फाइव मैक्सिमम मिल रहा है, तो फाइव मैक्सिमम है तो पावर फैक्टर हमारा कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर कम मिल रहा है और यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। हमारा टॉर्क भी मैक्सिमम मिल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। अल्फा मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट लीड कर गया रेफरेंस वोल्टेज से, तो यहाँ पे मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच जो अल्फा है मैक्सिमम है। अल्फा अगर मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम हो। तो इस प्रकार से हमने स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव कर लिया कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करेंगे और नॉइज़ को भी रिड्यूस करेंगे रनिंग कंडीशन में। तो इसको हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मशीन बेस्ट है, स्टार्टिंग टॉर्क को भी इम्प्रूव करेगी और रनिंग कंडीशन में नॉइज़ को भी रिड्यूस करेगी। तो अगर मैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये हमारा टॉर्क हो गया। स्पीड, अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो स्पीड इंक्रीज होगी, यहाँ पे स्लिप इंक्रीज होगी, क्योंकि स्पीड और स्लिप के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे हमारा रोटर रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन में रोटर की स्पीड जीरो होगी। स्लिप हमारी एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होता है, तो अगर एन आर जीरो है तो स्लिप मैक्सिमम होगी। यहाँ पे स्लिप रनिंग कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पे रनिंग कंडीशन में एन एस इक्वल्स टू एन आर होगा, तो एन एस इक्वल्स टू एन आर होगा तो स्लिप ज़ीरो हो जाएगी रनिंग कंडीशन में। तो यहाँ से हम जब यहाँ मूव करते हैं तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, और जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो स्लिप इंक्रीज हो रही है। तो ये टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारा टॉर्क, ये हमारा स्पीड हो गई एन एस। अब हम देखते हैं कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में की करेक्टरिस्टिक्स कैसी थी। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमारा जो टॉर्क मिल रहा था कुछ ऐसा मिल रहा था, ये कुछ ऐसा टॉर्क मिल रहा था, ये ऐसा कुछ, ये हमारी यहाँ पे 70% स्पीड थी, 0.7 NS। ये जो हमारी स्पीड थी 70% ऑफ रेटेड स्पीड थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क कम क्यों मिल रहा था कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में, क्योंकि हम पे यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू लो थी। कैपेसिटेंस की वैल्यू लो होने की वजह से फेज स्प्लिट कम क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से टॉर्क कम मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई हो जा रही, क्योंकि दोनों जो कैपेसिटर है पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन में जो कैपेसिटेंस होते हैं एडअप हो जाते हैं, कैपेसिटेंस जो है एडअप हो जाते हैं C1 + C2। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई होने की वजह से फेज स्प्लिट हाई होगा, फेज स्प्लिट हाई होगा जिसकी वजह से टॉर्क हमारा कुछ यहाँ से मिलेगा, ये हमारा कुछ टॉर्क यहाँ से ऐसा कुछ मिलेगा ऐसा। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा टॉर्क कम होने लगा। ये टॉर्क कम क्यों होने लगा, ये हम यहाँ पे देखें। ये टॉर्क हमारा कम होने लगा क्योंकि रनिंग कंडीशन में हमें जो टॉर्क इक्वल्स टू होता है पावर अपान ये स्पीड ओमेगा रेडियन स्पीड। तो अगर रनिंग कंडीशन में अगर स्पीड हाई है तो टॉर्क हमें कम चाहिए, तो टॉर्क कम चाहिए तो यहाँ पे ये टॉर्क कम हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू, सिंस हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई है, तो यहाँ पे हमें हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है कैपेसिटर के क्रॉस। सिंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हाई है तो यहाँ पे हाई एनर्जी की वेस्ट होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंट्रिफ्यूगल स्विच को ऑफ कर देते हैं, और जो कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए यूज होता है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारा टॉर्क जो है ये कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, और ऐसा कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को फॉलो करेगा। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को यहाँ पे हमने, जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर
यहाँ पे हमने जब हमारी स्पीड 70% ऑफ रेटेड स्पीड पहुंची, तब हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ कर दिया। क्यों ऑफ कर दिया? ताकि ये हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को डिस्कनेक्ट कर सके, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में ये हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होने की वजह से ये इसके क्रॉस हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखेगा, जिसका कोई यूज नहीं, ये वेस्टेज हो जाएगी, जिससे हमारा टॉर्क भी कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव कर लिया इस कैपेसिटेंस को यूज करके। इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में? हम क्योंकि जब हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर बस यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने कैपेसिटेंस की हाई वैल्यू सेलेक्ट की थी, जिसकी वजह से हम स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव कर पा रहे थे। लेकिन हमने रनिंग कंडीशन में कैपेसिटेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इसकी वैल्यू हाई थी। हाई वैल्यू होने की वजह से रनिंग कंडीशन में एनर्जी वेस्ट हो रही थी कैपेसिटेंस के क्रॉस, क्योंकि हाई वैल्यू थी, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो गया था कि नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही थी। तो हम यहाँ पे नॉइज़ भी रिड्यूस करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने इसको डिस्कनेक्ट किया, एनर्जी वेस्ट कम हो गई। यहाँ पे हम लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को परमानेंटली कनेक्ट करके रखेंगे। सिंस यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू लो है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट अक्रॉस दिस कैपेसिटर लो होगी, और एनर्जी वेस्ट ऑफ क्रॉस दिस कैपेसिटर लो होगी, तो यहाँ पे हम टू फेज सप्लाई क्रिएट कर पाएंगे। एक तो मेन वाइंडिंग की वजह से, दूसरी एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से। तो टू फेज सप्लाई होने की वजह से हमारा जो टॉर्क होगा हर एक स्पीड पे यूनिफॉर्म होगा। अगर हर एक स्पीड पे यूनिफॉर्म होगा तो हमारा जो नॉइज़ होगा वो क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस और हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज करने का यही पर्पस है कि लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस का यूज करके हम परमानेंटली कनेक्ट कर सकते हैं, तो नॉइज़ रिड्यूस करेंगे, और हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को यूज करके हम स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करेंगे। तो ये यहाँ पे मेन एडवांटेज है, ये मेन जो कनेक्शन किया गया है इसका यही यूज है कि हम स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज करेंगे, और रनिंग कंडीशन में नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ करके इसको डिस्कनेक्ट करके इस लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे परमानेंटली, जिससे हमें टू फेज सप्लाई मिलती रहेगी। टू फेज सप्लाई मिलती रहेगी तो हमारा टॉर्क भी यूनिफॉर्म रहेगा, टॉर्क यूनिफॉर्म रहेगा तो नॉइज़ क्रिएट नहीं होगी। तो ये मेन एडवांटेज है यहाँ पे इस कनेक्शन का। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस मेथड्स में हमने कैपेसिटर का कनेक्शन रखा है। ये हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो ये जो हमारा टॉर्क मिल रहा है, तो ये हमें मेन वाइंडिंग की वजह से प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस सीक्वेलेंट कैपेसिटेंस की वजह से, तो मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस कैपेसिटेंस की वजह से ये हमारा टॉर्क मिल रहा है। हाई मिल रहा है स्टार्टिंग में टॉर्क, हमें स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो मशीन है वो हाई लोड को ड्राइव कर सके। यहाँ पे हम कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमारा टॉर्क यहीं तक था, तो हम यहाँ तक के ही लोड तक को ड्राइव कर पा रहे थे। लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमारा जो टॉर्क है, इनिशियल टॉर्क इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक की लोड को ड्राइव कर सकते हैं इजिली। तो ये हमारा जो मेन एडवांटेज है, तो हमने टॉर्क तो इंप्रूव कर लिया। अब हम देखेंगे नॉइज़ कैसे रिड्यूस होगी। तो नॉइज़ यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे 70% ऑफ रेटेड स्पीड पहुंची मोटर की स्पीड, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ किया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ किया तो हाई वैल्यू कैपेसिटेंस यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई। यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने से यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं होगी कैपेसिटर के क्रॉस। यहाँ पे सिर्फ लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होगी। सिंस लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे लो एनर्जी वेस्ट होगी कैपेसिटर के क्रॉस। तो यहाँ पे हमें रनिंग कंडीशन में टू फेज सप्लाई मिलेगी, जैसा कि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से, और कैपेसिटर भी परमानेंटली कनेक्टेड है लो वैल्यू का, तो यहाँ पे टू फेज सप्लाई कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। तो टॉर्क हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, टॉर्क हमारा यूनिफॉर्म रहेगा तो हमारी नॉइज़ भी क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने नॉइज़ को क्या किया, रिड्यूस कर लिया। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव कर लिया। तो हमने इस मेथड से दोनों जो डिसएडवांटेज थे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में, हमने दोनों को रिड्यूस कर दिया। तो ये जो मेथड्स है, इस मेथड से बाकी तीनों मेथड्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इस मेथड्स में हम सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंप्रूव कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिल रहा है, और नॉइज़ भी रिड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू फेज सप्लाई मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों की वजह से है। तो यहाँ पे टॉर्क यूनिफॉर्म रहेगा, तो नॉइज़ भी अपन यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करूं, तो फर्स्ट पॉइंट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क
ये स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिल रहा है, हमारी मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हाई है। सेकंड, हाई स्टार्टिंग करंट, हाई करंट मिल रहा है हमें। थर्ड, गुड पावर फैक्टर गुड है, हमने देख लिया था पावर फैक्टर कैसे गुड है। फोर्थ, अवेलेबल रेटिंग की बात करें, अवेलेबल रेटिंग, तो अवेलेबल रेटिंग 6 किलोवाट से ज़्यादा तक की हम लोड को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी अवेलेबल जो रेटिंग है बढ़ गई, लेकिन हमने कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में क्या देखा था, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमारी जो रेटिंग थी 1 किलोवाट तक की थी, तो हम सिर्फ 1 किलोवाट तक की रेटिंग का लोड ड्राइव कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में 6 किलोवाट तक की रेटिंग का लोड ड्राइव कर पाएंगे, इवन इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर एप्लीकेशन वाइज देखें तो एप्लीकेशन कहाँ है इसका, इसका एप्लीकेशन एसी में है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में यूज कर सकते हैं हम इसको। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एसी में, रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। इसकी रेटिंग बढ़ गई तो इसके क्या क्या एडवांटेज है, रेटिंग बढ़ गई, 6 किलोवाट तक की रेटिंग का मोटर हम ड्राइव कर सकते हैं, लोड ड्राइव कर सकते हैं, हार्ड लोड को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा गुड मिल रहा है, हाई करंट मिल रहा है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जैसा कि हमने देखा, नॉइज हमने रिड्यूस कर ली, स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम मिल रहा है। हमने यहाँ पे जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी कैपेसिटर के क्रॉस, तो वो भी हमने रिड्यूस कर ली। हाई स्टार्टिंग करंट को, स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ करके यहाँ पे 70% हाफ रेटेड स्पीड। तो हमारा जो मेन एडवांटेज है इस मेथड्स का, कि इस मेथड ने बाकी 3 मेथड्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये कंप्लीट स्टार्टिंग प्रोवाइड करा रही है। इसकी कोई कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी इम्प्रूव हो रहा, नॉइस भी क्रिएट नहीं हो रही। तो इस मेथड्स ने बाकी 3 मेथड्स को रिप्लेस कर दिया, रेटिंग भी हाई हो रही है, पावर फैक्टर भी गुड मिल रहा है। एप्लीकेशन वाइज देखें तो एसी, रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ कैपेसिटर का कनेक्शन किया, ऐसा कनेक्शन किया कि हमारा स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई मिले और रनिंग कंडीशन में हम हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को डिसकनेक्ट भी कर सकें, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो कैपेसिटर के क्रॉस एट रनिंग कंडीशन, क्योंकि रनिंग कंडीशन में टॉर्क की, हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ कनेक्ट किया, ताकि हम इसको इजीली डिसकनेक्ट कर सके रनिंग कंडीशन में। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेम कंस्ट्रक्शन है जैसा कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में था, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर था, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में था। सिर्फ यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर कनेक्ट किया, सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम स्टार्टिंग टॉर्क भी इम्प्रूव कर पाए। यहाँ पे हमारा फाई कम मिल रहा था, फाई कम मिल रहा था तो हमारा पावर फैक्टर मैक्सिमम मिल रहा था। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में क्या था, हमारा जो फाई था वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच, वोल्टेज और रिजल्टेंट के बीच हाई था, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर गुड नहीं था कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमारा जो पावर फैक्टर भी मैक्सिमम हो गया, टॉर्क भी मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड कर रही है वोल्टेज से और मेन वाइंडिंग लैग कर रही है। तो यहाँ पे अल्फा हाई है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के बीच में अल्फा हाई है, तो हमारा टॉर्क भी मैक्सिमम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।